वक्त जब चाहे किसी की संपत्ति पर भी अपना अधिकार, अपना दावा जता सकता है। क्या ये सही है? ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि वक्फ जिस संपत्ति पे हाथ रखे वो संपत्ति पे वो अपना हक जता ले, उसे मिल जाए। किसी मंदिर के ऊपर जाके अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड को कुछ भी प्रूव नहीं करना, मंदिर के पुजारी को प्रूव करना है कि ये मंदिर किसने बनवाया, ये मंदिर की जमीन किसने दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर वक्फ बोर्ड के इसमें आ जाएगा। वक्फ बोर्ड क्या है? गूगल से ये सवाल 41 करोड़ 70 लाख बार पूछा जा चुका है। आखिर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या है जो अचानक से करोड़ों लोगों में इसको लेकर दिलचस्पी पैदा हो गई? क्या वक्फ बोर्ड से केवल मुसलमान ही जुड़ सकते हैं? और मुसलमान ही क्यों जुड़ सकते हैं? कोई गैर मुस्लिम मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी इसका हिस्सा क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकता है? क्या कोई गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है? ऐसे बहुतेरे सवाल फूट पड़े हैं जिनकी वजह से वक्फ बोर्ड सुर्खियों में है। चर्चा का एक कारण इसकी आर्थिक हैसियत भी है। दरअसल रक्षा मंत्रालय, रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत की सबसे दौलतमंद संस्था है, जिसकी कुल अचल संपत्तियों की संख्या 8,58,000 के आसपास है, जिसमें ज़मीन, मकान, दुकान, कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं, जबकि 16,628 चल संपत्तियां हैं। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ने सितंबर 2022 में देश के सभी 32 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ये डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति सैयद अहमद अली ने एक बार कहा था कि मुसलमान केवल वक्फ संपत्ति का सही से इस्तेमाल कर लें तो बिना किसी सरकारी मदद के उनका शैक्षिक और सामाजिक ढांचा तैयार हो जाएगा। खैर, इंडस न्यूज के इस एपिसोड में हम वक्फ से जुड़े उन कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो लोगों की दिलचस्पी का कारण बने हैं। पहला सवाल, वक्फ क्या है? इसका जवाब है धर्मार्थ के लिए दान की गई कोई प्रॉपर्टी, मसलन ज़मीन, मकान, दुकान, नकदी। ये संपत्ति अल्लाह के नाम वक्फ की जाती है। इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई भी शख्स अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की कंडीशन काफ़ी सख्त हैं। मसलन प्रॉपर्टी को वक्फ करते ही उस पर से वाकिफ़ यानी जो दान करने वाला है उनका मालिकाना हक खत्म हो जाता है और उस संपत्ति पर ना तो वो शख्स ना ही उसकी संतानें अपना दावा ठोक सकती हैं। दूसरा सवाल है, वक्फ कौन कर सकता है? क्या गैर मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हैं? इसका जवाब है कि इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई भी महिला पुरुष अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। गैर मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जैसे ही इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार किया तो उनकी वक्फ की सदस्यता रद्द हो गई, इसलिए क्योंकि वक्फ की व्यवस्था केवल इस्लाम के इंटरनल सिस्टम में है। तीसरी बात, वक्फ करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और वे मानसिक रूप से स्वस्थ हों। कोई इंसान वही संपत्ति वक्फ कर सकता है जो उसके खुद के नाम दर्ज हो। वक्फ किस मकसद के लिए किया गया है? वक्फनामा यानी एक तरह के एग्रीमेंट में इसका जिक्र करना होता है। वक्फ प्रॉपर्टी के संरक्षण का क्या है कानून और कौन करता है इसकी देखरेख? आज़ादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट बना था। इसके तहत एक केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अभी ये जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के पास है। 20 सदस्यीय परिषद के बाकी सदस्य सलाह मशवरा देते हैं। केंद्र के अलावा राज्यों के स्तर पर वक्फ बोर्ड होते हैं। मौजूदा समय में देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये बोर्ड वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करते हैं। 1995 में भारत सरकार ने 1954 के वक्फ एक्ट को संशोधित किया था, जिसमें राज्यों के वक्फ बोर्ड को कुछ अतिरिक्त ताकत दी गई थी, जिसके तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों का बोर्ड से निस्तारण न होने वाले मामले ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, जिन पर वहीं फैसला होता है। बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, उसकी आमदनी का हिसाब किताब रखना होता है। ये भी देखना होता है कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। अब तमिलनाडु के उस मामले पर बात करते हैं जिसमें तिरची जिले के 18 गांव की सैकड़ों एकड़ भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जता दिया है। तिरुचेंतुरई गांव भी इसमें से एक है। तिरुचेंतुरई को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स की भरमार है कि जिसमें कहा गया है कि बोर्ड ने गांव के 1500 साल पुराने मंदिर को भी वक्फ प्रॉपर्टी के अधीन बता दिया है, इस तर्क के साथ कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकता है और इसके एवज में प्रॉपर्टी मालिक को ही ये साबित करना होता है कि वो संपत्ति वक्फ की
नहीं है। मंदिर वाले भूमि के टुकड़े का मामला जांच का विषय है और बोर्ड इसकी जांच कर भी रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वक्फ कानून के मुताबिक बोर्ड किसी मुसलमान की भी निजी संपत्ति पर अपना दावा नहीं जता सकता है। गैर मुस्लिम की संपत्ति पर ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, बोर्ड को अगर ऐसा महसूस होता है कि कोई प्रॉपर्टी धर्मार्थ के लिए दी गई है तो उसको लेकर वह नोटिस जारी कर सकता है। अगर विवाद बढ़ता है तो इसका निस्तारण वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है। बोर्ड को लेकर यह तथ्य भी गलत है कि इसे कोर्ट समन नहीं कर सकता है। किसी मामले को लेकर अदालत बोर्ड को समन जारी कर सकती है। तमिलनाडु के तिरची की तरह ही अविनाशी का मामला भी काफ़ी चर्चा में है, जहां वक्फ बोर्ड के दावे के बाद सैकड़ों लोग अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर परेशान हो गए हैं। अविनाशी के देवेंद्र नगर के 32 साल के अल्बर्ट अपनी ज़मीन पर बैंक से कुछ लोन लेना चाहते हैं। इस संबंध में वे अविनाशी में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस गए। कागजात तलाशने के दौरान अधिकारियों ने उनसे कहा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और इसके लिए उन्हें बोर्ड से एनओसी लानी होगी। ये सुनकर अल्बर्ट सन्न रह गए। गांव पहुंचकर माजरा बताया। पता लगा कि गांव के 216 लोगों की ज़मीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलालार समुदाय के 216 लोगों को 1996 में यानी 1996 में 6.3 एकड़ की दर से ज़मीन के पट्टे आवंटित किए गए थे। इस मामले में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एम अब्दुल रहमान ने कहा, सिर्फ अविनाशी ही नहीं बल्कि राज्य में लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ की है जिन पर अवैध कब्जे हैं, वो गिरवी रखी गई है या उसे बेचा जा चुका है। लगातार शिकायतें मिल रही हैं, कईयों ने जाली दस्तावेज बनवा रखे हैं। हम इन गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। तिरची के तिरुचेंतरई गांव के मामले पर बोर्ड अध्यक्ष एम अब्दुल रहमान ने इंडिया टुडे से कहा, सरकार द्वारा सर्वेक्षण की गई भूमि 1954 के वक्फ रिकॉर्ड में है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस को इसका विवरण भेजा था। गांव बड़ा है और यहाँ विशाल संपत्तियां हैं। इसका रिकॉर्ड ठीक से देखा जा रहा है ताकि भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम इसका विवरण सब रजिस्ट्रार को देंगे। लोग जमीन पर काम करते रहेंगे लेकिन इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर पाएंगे। मंदिर की भूमि पर कब्जे के आरोपों को रहमान ने खारिज किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ एक्ट 1995 की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 14 की संवैधानिकता को अदालत में चैलेंज किया है। पावर ऐसी दिया कि अभी आपने सुना ही है कि तमिलनाडु में एक पूरे गांव को इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी। ये वक्फ बोर्ड जो बना है इसके पास इतनी पावर है कि वो आपके घर के पास आए और ये कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं सिद्ध करना, बस उसको उंगली रखना है कि भाई ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसी पावर दे रखा है। किसी मंदिर के ऊपर जाके अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड को कुछ भी प्रूव नहीं करना, मंदिर के पुजारी को प्रूव करना है कि ये मंदिर किसने बनवाया, ये मंदिर की जमीन किसने दिया, इस मंदिर का पुजारी कौन है, उसका डॉक्यूमेंट कहां है, रजिस्ट्री कब हुई, सब कुछ मंदिर के पुजारी को करना पड़ेगा। उपाध्याय ने ट्रस्ट, चैरिटी, ट्रस्टीज आदि संस्थानों के लिए समान कानून बनाने की मांग की है। वक्फ बोर्ड के जिन बिंदुओं पर विवाद है या जो चर्चा में बने हुए हैं उनको लेकर हमने लॉ एक्सपर्ट राकेश मिश्रा से बात की है। उन्होंने उन बिंदुओं पर लीगल पहलुओं पर क्या कहा, सुनिए। कि वक्फ जब चाहे किसी की संपत्ति पर भी अपना अधिकार, अपना दावा जता सकता है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये कानून बनता ही नहीं इस देश में। ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि वक्फ जिस संपत्ति पे हाथ रखे वो संपत्ति पे वो अपना हक जता ले, उसे मिल जाए। कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे स्टेजेस होते हैं। बोर्ड क्लेम करेगा, ओनर्स ऑफ प्रूफ भी बोर्ड को ही होता है, वही प्रूव करेगा कि ज़मीन उसकी है। ज़मीन उसकी कैसे है, वहाँ पे अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड होती है तो उसके बाद ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, इसके बाद फिर हाई कोर्ट है। पूरी कानूनी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है कोई क्लेम करे ज़मीन को ले लें। कोई नॉन मुस्लिम क्या अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मुस्लिम रिलीजन के जो बिलीवर्स होते हैं वही उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं, और ये जो है ट्रस्ट या ट्रस्टी के द्वारा या फिर जो है चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए होता है, तो ये नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है। तमिलनाडु में एक मामला आया है, एक गांव में जो है एक मंदिर, कोई पुराना प्राचीन मंदिर है, उसे इसी संदर्भ में जो है प्रचारित किया जा रहा है कि ये मंदिर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वक्फ एक्ट जो पहली बार देश में बना तो 1923 में बना, इसके बाद उसके अमेंडमेंट्स होते गए, आखिरी 1995 में आया।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर वक्फ बोर्ड के इसमें आ जाएगा। अगर सरकार ने ज़मीन को लीज़ पे दिया है किसी एक समुदाय को, गांव को, तो वो सरकारी ज़मीन ही होगी, वक्फ की ज़मीन नहीं हो सकती। और वक्फ अगर उसको क्लेम कर रहा है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लेम करे और वो मिल भी जाए, तो ये मेरे ख्याल से ये आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो कुछ मामलों को लेकर, उसके कुछ प्रोविजंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लीगल पहलू क्या है इसका, जिन प्रोविजंस को वो चैलेंज कर रहे हैं? वक्फ के कुछ एक सेक्शंस को चैलेंज किया गया है, जिस पे ये कहा गया है कि इन आर्टिकल्स का वायोलेशन करता है वो सेक्शंस, जैसे सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे जाके सेक्शन 80 को भी चैलेंज किया गया, सेक्शन 40 को भी चैलेंज किया गया है। तो देखिए, ये तो अब एक कानूनी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है और फिर मामला हाई कोर्ट वो शायद लेके जाने की बात कर रहे हैं, चल भी रहा है मामला वहाँ पे। मेरे ख्याल से जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स उस एक्ट में लिखा है, वक्फ एक्ट में, वो सेक्शन 83 से 95 के बीच में है। इस सेक्शंस में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। और उसके पहले स्टार्टिंग में सेक्शन 4, 5, 6 में वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है। तो बोर्ड बनेगा, बोर्ड बनने के बाद वो पहले एक प्रॉपर्टी को अगर कोई क्लेम करते, सर्वे होगा, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। सर्वे होने के बाद वो सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। उस पर यदि किसी को आपत्ति है तो वहाँ से वो आपत्ति करेगा बोर्ड को, बोर्ड अपनी डिसीजन देगा। बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट एग्रीव्ड पार्टी अगर है तो वो जाएगी ट्रिब्यूनल में। बेसिकली बोर्ड जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। वक्फ बोर्ड है, उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, बेसिकली मुस्लिम मेंबर्स ही होते हैं उसमें। वहाँ कोई पार्टी एग्रीव्ड होती है तो वो जाती है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में बेसिकली 3 प्रमुख मेंबर होते हैं। एक जुडिशरी का मेंबर होता है जो सिविल कोर्ट का फर्स्ट क्लास जज होता है, और इसके बाद एडीएम रैंक के एक मेंबर होते हैं, और एक कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जिसे मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस में एक्सपर्टीज़ हासिल हो, नॉलेज हो। यहाँ पे जो ये ट्रिब्यूनल है उसे सिविल कोर्ट के पावर्स जो हैं सीपीसी 1908 में, वो सारे पावर्स दिए गए हैं उस ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल में अब अगर कोई पार्टी एग्रीड वहाँ भी होती है तो ट्रिब्यूनल के बाद वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि सिविल कोर्ट के पावर्स ट्रिब्यूनल को दे दिए गए। हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट सुओ मोटो इस मैटर को अपने संज्ञान में ले सकता है। हम जा सकते हैं एग्रीव्ड पार्टी। अगर एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड खुद एग्रीव्ड है, तो वो जा सकती है हाई कोर्ट। ये पूरी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे, मुझे जो लगता है कहीं कोई अन्याय हुआ है, क्योंकि ये पूरी एक्ट बनाई गई है तो राइट टू इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अगर किसी को लगता है कि मेरी ज़मीन ऐसी कुछ है जो गलत कोई चैलेंज कर रहा है, तो आप, जाहिर सी बात है, बोर्ड से लेके आप हाई कोर्ट तक और आगे आप उसको अपील कर सकते हैं और पूरा न्याय मिलेगा उसमें। इस देश में ऐसी बात नहीं है कि वक्फ बोर्ड जो नॉन मुस्लिम है जी, उनके लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है, या उनको किसी तरीके से इकोनॉमिकली, उनकी मतलब बाई प्रॉपर्टी, उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ऐसा है संभव? नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड जो उसको जो बोर्ड बना या जो एक्ट बना, वो बना था, जो उसका इंटेंशन था यही था कि मुस्लिम रिलीजन्स को प्रैक्टिस प्रोफेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उसमें भी 2-3 तरह के उसमें क्लासेस हैं जो बोर्ड के हैं, कि चैरिटी के पर्पस में लेके जाना है या उसे 2-3 पीढ़ियों के आगे तक बढ़ाना है। 3 तरह की चीज़ें हैं उसमें। जब हम कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दे देते हैं तो एक मैनेजर होता है, मुतवली भी कहते हैं उसे, वो सारे मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसके इंटरेस्ट को कहाँ जाना है, बोर्ड में जाना है, कितना % इंटरेस्ट जाना है, या जिसने प्रॉपर्टी को दिया है उसे कितना % इंटरेस्ट जाना है। सारी चीज़ें उनके आपस के बीच की बात है। इसमें किसी और समुदाय को, मेरे ख्याल से ना मुस्लिम समुदाय को कोई इंटरफेरेंस करने की इच्छा होगी, ना किसी और को उसमें कोई लाभ हानि होना है, वो आपसी बातें हैं। यहाँ पे एक बात है जो उस उपाध्याय जी के प्ली में शायद था, कि बाकी और रिलीजन्स के ऐसे बोर्ड नहीं हैं, ऐसे बोर्ड नहीं है बाकी रिलीजन्स के। तो ये एक अलग मैटर है, ये लेजिस्लेटिव मैटर है, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बोर्ड की बात करें तो जितनी मेरी जानकारी है कानून की, बोर्ड ऐसा कोई चीज़ चाह के भी ऐसा अहित नहीं कर सकता है कि किसी की ज़मीन ले ले, क्योंकि एक्ट में ऐसी प्रोविज़न ही नहीं है। देखिए, जब वो बोर्ड बना ही है दान से, और लोग उसमें दान कर रहे हैं चैरिटेबल पर्पस के उद्देश्य से, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही, लोगों को पैसे हो रहे हैं, वो अपना दान कर रहे हैं, वो अपने वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी रिलीजन के वेलफेयर के लिए वहाँ पे फंड जा रहा है, वो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बढ़नी ही है, उसमें कोई बात नहीं है।